जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी शायद अभी भी इंडिया में है, अभी या जी ख़त्म हो जी गया जी। कि ख़त्म हो गया, बट जी यहाँ बिल्कुल। पे अभी 15 अगस्त है और आपके पाकिस्तानियों भी जो देख रहे हैं उनको भी 24 आवर्स लेट आज़ादी मुबारक। बिल्कुल जी, एवरीवन इन इंडिया एंड पाकिस्तान हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। डॉक्टर साहब, अगर मैं कन्वर्सेशन शुरू करूं इस पॉइंट से कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच थी उसमें ऑन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज, उन्होंने कहा जी कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल इज़ ओवर, इरा ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल इज़ ओवर। और उन्होंने फार्मर्स और सेल्फ रिलायंस की बात की। उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी में पहुंच जाएंगे। उन्होंने आरएसएस की बात की, रेड फोर्ट से कि 100 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं इसके ऊपर कि ये जो बाहर से लोग आए हैं इनको निकालें। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, सुदर्शन चक्रा 2035 का एक जिक्र किया कि नया हम अपना देसी आयरन डोम बनाएंगे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये जो स्पीच उन्होंने की है सर, अगर मैं जस्ट एक इसको हम होलिस्टिक अगर इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें। देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की तकरीरें सुनना छोड़ दिया। वो उनको बस एक बहाना चाहिए मुसलमानों के खिलाफ कुछ कहने के लिए, और ये डेमोग्राफिक जिहाद की बात कर रहे हैं। और दैट इज़ द न्यू ट्रेंड कि डेमोग्राफिक जिहाद हो रहा है। यहाँ पे लाखों गुजराती घुसपैठिए आ गए हैं अमेरिका में। तकरीबन 7 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया से यहाँ आए हैं, ज़्यादातर गुजरात से आते हैं, नरेंद्र मोदी के स्टेट से। तो क्या हम उनको भी ऐसा ही ट्रीट करें जैसा वो ट्रीट करते हैं इमिग्रेंट्स को, रेफ्यूजीज को? तो आई थिंक आई हैव स्टॉप टेकिंग नरेंद्र मोदी सीरियसली। यूजुअली आउट ऑफ सिंक रहते हैं वो आजकल। बातें अजीब करते हैं। मैं पुराने एक दो स्पीचेस देख रहा था, 2019 में वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे। अभी तक 4 नहीं हुई है, तो फिर 5 की कब बात करेंगे? इट इज एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ द ईयर टू रीच 4.2। तो आई डोंट थिंक वो जो उनको अंधभक्त वोट डालते हैं वो उनके लिए बस ये चारा चलते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वगैरह वगैरह। अ, बस देखें, डील करें डोनाल्ड ट्रंप के साथ थोड़ी देर के लिए, ये बात एक्सप्लेन करें लोगों को कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिप्लोमेसी फेलियर क्यों हुई इंडिया को हर जगह। ये एक्सप्लेन करें कि क्यों जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, जिनके लिए ये बड़े शान से कहते थे अगली बार ट्रंप सरकार, जब से ट्रंप आए हैं इंडिया के अमेरिका के ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए। उनको ये जवाब देना चाहिए उनकी जनता को कि उनके जो लास्ट टाइम जो फ़ोन कॉल हुआ था, मेरे ख्याल से कुछ 18 जून या जो G7 के दौरान ही हुआ था, जब ट्रंप ने उन्हें कहा कि आप रुकते हुए वापस जाइए। तो उसके बाद से जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब हो गए हैं, उसको एक्सप्लेन करें अपनी पब्लिक को आकर के कि द बक स्टॉप्स विथ हिम ना, कि ज़िम्मेदारी तो उनकी है। तो बताएँ वो कैसा मैनेज कर रहे हैं। तो जवाबदेही नहीं है अपने अवाम को। वहाँ पर अब इंडिया में वोटर चोरी के बहुत चर्चे चल रहे हैं, और ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है, इट लुक्स कि इट हैज़ समथिंग टू हाइड। मैं एक छोटा-सा मिसाल देता हूँ, जो मैं अपने शोज़ पे बार-बार लोगों को दे रहा हूँ। समद साहब, अगर मैं आपके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया कि आपने मेरा कलम चुरा के अपनी जेब में रख लिया, तो आप क्या जवाब देंगे मुझे? क्या जवाब, लाइक व्हाट विल बी योर आंसर? अगर मैं कहा कि कमर, यू स्टोलन माय पेन एंड यू हैव केप्ट इट इन योर पॉकेट, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा मेरी पॉकेट देख लें। एग्ज़ैक्टली राइट, आप बोलेंगे देख ले मेरा जेब, फिर उसके बाद गेट रेडी टू अपोलोजाइज़, राइट? अगर जेब अगर जेब में पेन वाक़ई है और आपने वाक़ई चुराया, तो आप टॉपिक बदलेंगे ना। तो ये कहेंगे कि तुम्हारी माँ कहाँ की सिटीज़न है, तुम्हारे ये कौन है, तुम कहाँ से आए, एफ़िडेविट फ़ाइल करो, जाके पुलिस में केस करो, ये सब कहेंगे ताकि आपके पास वक़्त मिले कि आप पेन आपकी जेब से निकाल के छुपाएँ। तो इस तरह से, जिस तरह से ईसीआई रिस्पॉन्ड किया है राहुल गांधी को के इल्ज़ामात को, आई मीन देयर इज़ अ लॉजिक कि भई अगर वोट रिगिंग हो रही थी तो बीजेपी को सिर्फ़ 240 सीटें क्यों आई? दे कुड हैव गॉट अ मेजॉरिटी।
अगर वो रिग कर रहे थे। लेकिन वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इट लुक्स एज़ इफ दे हैव समथिंग टू हाइड। तो वो जवाब दें इलेक्शन के दौरान, वो सब इम्पोर्टेंट जो बातें चल रही हैं, उसको वो छोड़कर एक नया शोशा शुरू करें कि लोग बॉर्डर टेरिटरीज़ में घुस के आ रहे हैं, डेमोग्राफिक बैटल चल रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू जस्टिफाई समथिंग कॉल्ड एसआईआर जो हो रहा है बिहार में, जहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो वोटर्स लिस्ट है, उसको छुपाया जाए। वोटर सप्रेशन की कैंपेन चल रही है बिहार में, उसको वो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं बाय सेइंग दैट वी आर डूइंग दिस बिकॉज़ बाहर से बहुत सारे लोग आ गए यहाँ रहने के लिए। सो आई डोंट थिंक दैट नाउ मोदी शुड बी टेकन सीरियसली आइदर एट द इंटरनेशनल लेवल या एट द डोमेस्टिक लेवल। आपको पता है वो जो नैयरा कंपनी जिस पे यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाए हैं, वो उसकी इतनी परेशानी हो रही है उसको, उसका सडनली हर महीना कुछ 40,000 बैरल कुछ तेल आता था। अब वो गिर के कुछ 90,000 हो गया, मतलब इट हैज़ ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। उसके 7,000 पेट्रोल पंप्स हैं पूरे इंडिया में, अब वो तेल बराबर भेज नहीं सक रहे। उनके तेल को कोई डोमेस्टिकली भी उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाह रहा यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन से डर कर। ना कोई शिप्स तेल लाना चाह रहे हैं, ना इनका फिनिश्ड प्रोडक्ट वो लेके जा रहे हैं। एक शिप उन्होंने चाइना को भेजी डीज़ल की, वो मलाक्का स्ट्रेट के पास अटका रहा 1 हफ्ते तक। सो देयर आर लॉट ऑफ सीरियस थिंग्स हैपनिंग जो इंटरनेशनल सैंक्शंस के वजह से जो इंडिया की कंपनीज़ को मुश्किलात हो रही हैं, उसके जवाब दें आवाम को। इंडिया की जो मीडिया है वो तो मुक्की है। तो मतलब वहाँ से आप वेंट्रिलोक्विस्ट को जानते हैं? वेंट्रिलोक्विज़्म क्या होता है? वेंट्रिलोक्विज़्म एक एंटरटेनमेंट तरीका है जहाँ बंदा एक गुड़िया को लेके बात करता है और उसमें काबिलियत होती है कि अपनी आवाज़ वो गुड़िया में फेंक देता है। आपने देखा होगा, तो कई शोज़ होते हैं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ट्रिक बट देयर आर वेंट्रिलोक्विज़्म कहते हैं उसको। तो आप देख सकते हैं उसको। तो लोग क्या कहते हैं, मतलब बंदा एक ही रहता है, गुड़ी के साथ बात करता है, गुड़ी वापस बात करती है। तो इट दे हैव अ कैपेसिटी टू थ्रो देयर वॉइस। जैसा अब मैं बात कर रहा हूँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर मैंने एक ये डब्बा खरीदा, तो मैं अपनी आवाज़ फेंकता हूँ तो आपको इस डब्बे से आवाज़ आएगी। तो इंडिया की मीडिया वैसी ही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अपनी आवाज़ फेंकते हैं, अर्नब गोस्वामी के मुँह से निकलती है, दूसरे चैनलों से निकलती है, उनकी खुद की आवाज़ नहीं है, वरना वो ये सवाल पूछते। वरना ये सवाल पूछे जाते ना कि क्या हो रहा है? देखिए पिछले 6-7 साल से, ख़ास तौर से पिछले 5 साल से गलवान के बाद से इंडिया की हर पॉलिसी, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेके फॉरेन पॉलिसी लेके वो अमेरिका से मुंसलिक थी। हर चीज़, अभी भी जो निसार जो सैटेलाइट जो ऊपर गया है, इसरो ने जो लॉन्च किया है, उसका बजट $1.5 बिलियन था, जिसका $1.2 बिलियन नासा से आया और इंडिया के सिर्फ 300 मिलियन डॉलर थे उसमें। सो देयर वाज़ सो मच क्लोज़नेस ऑन जॉइंट प्रोजेक्ट्स। क्या उनका क्या होगा? दीज़ आर सीरियस क्वेश्चन्स, उसके वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, वो उठा के फिर वही के वही, जो पिछले इलेक्शन में भी ये किए थे उन्होंने, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं बांग्लादेश का बहाना लेकर, और बेसिकली डिसएनफ्रेंचाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को फ्रॉम द इलेक्शन कैंपेन। सो ही हैज़ बिकम अ बर्डन ऑन द इंडियन डेवलपमेंटल पाथ। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, छोटा-सा इंडिया-अमेरिका के ताल्लुकात में जो प्रॉब्लम आया है, इसको आपको लगता है कि फौरन मोदी को अवाम के पास चले जाना चाहिए, या कि इंटरनल रिव्यू हो रहा होगा एमईए के अंदर कि व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड एंड हाउ टू डील विद इट, या पब्लिक में चीज़ें लेके आना इज़ नॉट दैट वाइज़ एट द मोमेंट? अगर वो भी पब्लिक में लेके आ जाते हैं तो इंडिया के लिए कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। तो वो रिव्यू कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिग्नल ज़रूर दे रहे हैं लेकिन रिव्यू कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर नहीं बोल रहे, ठीक है, कुछ महीनों से ही इज नॉट स्पीकिंग सिंस ऑपरेशन सिंदूर, पर अब बहुत कम दिए हैं इंटरव्यू जो उन्होंने दिए हैं, और जो दिए हैं वो भी उनमें से कुछ चीजें तो रिव्यू कर रहे हैं इंडियंस। डू यू सी दिस? ही डज़ नॉट हैव द आंसर्स टू द क्वेश्चन्स। जो सवाल पूछे जाएँगे, तो उसको क्या झूठे जवाब थोड़ी देंगे वो। जयशंकर, इफ ही गिव्स एन आंसर, देन इट विल कम बैक टू हॉन्ट हिम ना। अगर उनसे पूछ लिया गया कि क्या आपके जेट्स गिरे थे?
और उन्होंने ना कह दिया। फिर उसके दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप ने इंटेलिजेंस रिलीज कर दी। या उनसे पूछा गया कि क्या आपने पाकिस्तान के कितने जेट्स गिराए? उन्होंने कुछ कह दिया, उसके दूसरे दिन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ एक नई बात कहते हैं। इंडिया में अब काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, आप स्ट्रेट अप क्लेम कर रहे हैं कि 6, वो भी 3 महीने के बाद, जंग खत्म होने के बाद। तो दे आर इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। देखिए, इंडिया में एक एटीट्यूड बन गया है कि हम चाणक्य नीति इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई जादू की पुड़ी है इनके पास, जिसके बेसिस पे बहुत ही हिकमत वाले फॉरेन पॉलिसी, बड़ी हिकमत वाले हम पॉलिसीज़ इस्तेमाल करते हैं, और सारा का सारा एक्सपोज़ हो गया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर एंड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है? दिस इज़ नॉट हाउ दे वांटेड ऑपरेशन सिंदूर टू गो। उनकी जो प्लानिंग थी कि वो चंद ऐसे ही नॉन मिलिट्री, नॉन स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, उन्होंने मस्जिदों को टारगेट किया, उसको वो मारते थे। दे थॉट के पाकिस्तान बोलेगा, क्रिटिसाइज़ करेगा, गड़बड़ करेगा, खामोश हो जाएगा एंड इट विल बी ओवर, राइट? या दूसरे दिन पाकिस्तान थोड़े बहुत रॉकेट इधर-उधर मार देगा हार्मलेसली। लेकिन दैट डिडन्ट हैपन। सीरियस अटैक एंगेजमेंट हो गया। इनफैक्ट उस पे मैं एक शो करना चाह रहा हूँ, मुझे कोई नॉलेजेबल बंदे नहीं मिल रहे। दे से कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इतनी बड़ी एयर फाइट नहीं हुई किसी जंग में, जिसमें तकरीबन 100 प्लेन्स शामिल थे। 60 टू 70 इंडिया के और तकरीबन 30 पाकिस्तान के फाइटर्स वर इन्वॉल्व्ड एंड द बैटल लास्टेड फॉर 1 आवर कह रहे हैं। तो इतना, मतलब फ्रॉम अ प्योरली एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़। सो वी नीड टू नो, मतलब आई वुड वांट टू टीच अ क्लास कि क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या टैक्टिक्स थे, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। मतलब मिलिट्री कॉलेजेस वगैरह आर वेरी क्यूरियस अबाउट इट। तो मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना मुझे इंडिया से कोई ऐसा बंदा मिल रहा है जो खुल के बात करना चाह रहा है, ना पाकिस्तान से कोई मिल रहा है। आई कांट हैव ओनली फ्रॉम वन साइड। तो मुझे अमेरिका से ट्राई कर रहा हूँ मैं, कोई न्यूट्रल बंदा मिल जाए जो मुझे फ्रॉम एन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू डिटेल्स बता सकता है। तो अभी नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा तो आई विल डू अ शो ऑन दैट। सो देर आर सर्टेन अदर डिस्कशंस जो होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। दैट इज वन प्रॉब्लम। दूसरी चीज ये है कि इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर ए मिलिट्री एंगेजमेंट, नहीं समझे। फिर उसके बाद जो डिप्लोमेटिकली वो समझे थे कि सारी दुनिया हमको खड़े रह के तालियां बजाएगी और पाकिस्तान के साथ थू थू हो जाएगा। लेकिन इट इट बिकेम द अदर वे अराउंड। मतलब पाकिस्तान अब यूएन का, मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है एंड इट इज द चेयरमैन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये पिछले महीने, आई थिंक 1 महीने के लिए होता है ना ऑपोज़िशन, या 1 साल, आई डोंट नो। सो एनीवे, सो ही पाकिस्तान इज़ देयर एंड पाकिस्तान अब अमेरिका के ज़्यादा करीब हो गया है। मतलब ये तो परेशानी का सबब हो गया है ना, बिकॉज़ इवन इफ इट इज़ शॉर्ट टर्म, अगर डोनाल्ड ट्रम्प कुछ हथियार वगैरह बेच देते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर लेते हैं पाकिस्तान के साथ, इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रैटेजिकली वेरी डिफिकल्ट। और ये जो घपले हुए हैं पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, अगर आप, लेट अस से कि अगर आप समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के नाराज़ होने की एक ही वजह है और वो है कि इंडिया इज़ नॉट एक्नॉलेजिंग अमेरिकन मीडिएशन। पहले तो ये सरासर गलत बात है। देखिए, सरासर गलत बात है। तो मेरी माँ मेरे साथ रहती है। मेरी बेगम के साथ कभी भी झगड़ा होता है ना, तो मैंने अपनी माँ के ऊपर मोरेटोरियम लगाया। मैंने माँ से कहा, आप कभी दखल देंगे हमारे झगड़े के बीच में, तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तब नो मीडिएशन वांटेड। जो इंडिया का पोज़ीशन है, ये बायलैटरल मामला है मेरा और मेरे। जिस दिन मैं मेरी माँ को ज़रा भी चांस दिया, वो चढ़ जाएँगी बेगम के ऊपर, राइट? सो इट इज़ लाइक दैट कि आई डू नॉट वांट मीडिएशन ऑन इट। बट जब भी झगड़ा होता है किसी भी चीज़ का, यूजुअली मेरे वजह से ही होता है, मैं ये भूल जाता हूँ, वो भूल जाता हूँ। तो इफ माय मदर इंटरफियर्स, आई इमीडिएटली टेल हर टू स्टे आउट ऑफ इट, इमीडिएटली। तो जब मोदी सरकार फ़ोन क्यों लिया जेडी वांस से? उनको कह देते कि हम पाकिस्तान से निपट रहे हैं, वी डोंट बिलीव इन मीडिएशन, वी डोंट वांट मीडिएशन, वी डोंट वांट, व्हाई आर यू कॉलिंग मी? आई डोंट वांट टू टेक योर फ़ोन, व्हेन दिस इज़ ओवर वी विल टॉक। रूबियो का फ़ोन क्यों लिया जयशंकर ने? अजीत डोभाल ने क्यों उठाया रूबियो का फ़ोन? फिर वो पाकिस्तान को फ़ोन कर रहे हैं, फिर वापस इनको फ़ोन कर रहे हैं। क्या ये मीडिएशन नहीं है ये सारा प्रोसेस? So the mediation was going on. You were taking
advice, you were taking intelligence, you were taking information from the Americans, you were talking to them. रशिया से तो नहीं बात हो रही थी ना? क्या पुतिन से बात हुई थी मोदी की? जो ट्रस्टेड एंड ट्रू फ्रेंड जो है, क्या उनसे बात हो रही? नहीं हो रही थी उनसे बात। किसी और से नहीं बात है। फ्रांस को तो रोहित शर्मा बल्कि एक रिपोर्टर हैं इंडिया के, वो मुझे कह रहे थे कि फ्रांस हमारा स्टेट की तरह है। मतलब जैसा इज़राइल के पास अमेरिका का वीटो है, इंडिया के पास फ्रांस का वीटो है इन द यूएन सिक्योरिटी। फ्रांस से कुछ बातें नहीं हुई, मैक्रोन से उसके बाद बात हुई, उस दिन रात को बात हुई। तो इतने जो अमेरिका के एलाइज़ हैं इंडिया के, उनके तो फ़ोन कॉल्स तो नहीं आए ना, मीडिएशन के लिए। तो फिर अमेरिका के आप क्यों कॉल्स ले रहे थे? तो दैट इज़ माय पॉइंट कि यू हैव एक्चुअली अलाउड मीडिएशन टू हैपन। यू हैव पार्टिसिपेटेड इन मीडिएशन, फिर आप उसको डिनाई कर रहे हैं, फॉर व्हाट रीज़न आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे वो लॉजिक ही नहीं समझ में आ रही है, बिकॉज़ इससे पहले भी अमेरिका ने रोल अदा किया था गलवान के वक़्त, सॉरी गलवान कह रहा हूँ, कारगिल के वक़्त अमेरिका का रोल था, बालाकोट के बाद भी अमेरिका का रोल था। अमेरिका वाज़ ऑलवेज़ इन्वॉल्व्ड इन एवरी इंडिया-पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इन सम वे और द अदर। तो आई डोंट नो व्हाट द होल लॉजिक इज़। पब्लिक को आके एक्सप्लेन करें कि क्यों हम ये बात को डिनाई कर रहे हैं, हालाँकि हुई है नेगोशिएशंस। फिर ट्रम्प को कैसा पता चला कि सीज़फायर हो गई, जो उन्होंने अनाउंस किया? ये सवाल कोई पूछता ही नहीं है जयशंकर से। कभी इंडियन रिपोर्टर से सुना आप ये पूछते हुए कि इफ देयर वाज़ नो मीडिएशन एंड अमेरिका हैड नो रोल, देन हाउ डिड ट्रम्प, क्या इल्हाम हुआ? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके ट्रम्प को कहा, उठो, उठो बाबा, सीज़फायर हो गया, रिपोर्ट। कभी-कभी ट्रम्प एक्ट्स लाइक अ रिपोर्टर ना, ब्रेकिंग न्यूज़ वो देते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ट्रम्प के पास से क्यों आई? दीज़ आर सिंपल क्वेश्चन, जब मेरे दिमाग में आ सकते तो इंडिया में तो बहुत बड़े-बड़े तीस-मार खान बैठे हुए हैं वहाँ पर रिपोर्टर्स, व्हाई कांट दे आस्क दिस क्वेश्चन? स्मिता प्रकाश ने इतने सारे इंटरव्यूज़ किए हैं अपने चैनल पर, विद इंडियन जनरल्स भी आ रहे हैं, वहाँ पे रिटायर्ड जनरल्स, एम्बेसडर्स, इन सर्विस मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं। किसी से नहीं पूछ रही कि भाई ट्रम्प को कैसा पता चला कि सीज़फायर हो गया? So there is simple questions to be answered which ना प्रेस पूछ रहा है, ना मोदी अपने तरफ से क्लैर। पार्लियामेंट में भी ये डिस्कशन हो गया भाई। इट वाज सो स्ट्रेंज। मतलब मेरे पास व्हाट्सएप नंबर्स नहीं है मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, वरना मैं उनको भिजाता कि ये सवाल पूछें कि भाई ट्रम्प को कैसा पता चला अगर मीडिएशन नहीं हो रहा था कि सीज फायर हो गया, अब होने वाला है, ही अनाउंस द सीज फायर बिफोर एवरीबॉडी। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन है, उसका क्लियर आंसर दे दें। यही होगा ना कि सीज फायर होने, अगर अगर लेट्स टेक के इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे कि जो डीजीएमओ था दोनों के बीच में बातचीत हुई, डीजीएमओ के बाद सीज फायर अग्री हो गया, लेट्स से कि इंडियन पाकिस्तानी, ओके। हो सकता है कि इंडिया के तरफ से इंडिया के सीडीसी या राजनाथ सिंह उस लाइन पर हो। बातचीत तो डीजीएमओ की हो रही है, बट देयर माइट बी अदर पीपल ऑन द इंडियन साइड लिसनिंग आल्सो। शायद उस तरफ आसिम मुनीर भी हो, सुन रहे हो। नाउ द डिसीजन इज बीन मेड दैट वी विल स्टार्ट सीज फायर एट 6 AM व्हाटएवर इट वाज। उसके बाद क्या करोगे आप? डीजीएमओ अगर आप इंडिया के हैं तो आप राजनाथ सिंह को बोलोगे, या ही इज ऑलरेडी ऑन द लाइन। नाउ यू विल टेल द प्राइम मिनिस्टर, और ही इज ऑलरेडी ऑन द लाइन। अगर जंग चल रही इंडिया में, पता नहीं मुझे सिचुएशन रूम है या नहीं, जैसा व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम है, जैसा आपने जो फोटो देखा था बिन लादेन को मारने के बाद, यू सॉ हाउ ओबामा एंड हिलरी, मतलब आइकॉनिक पिक्चर बन गई ना, वो जैसा बैठे हुए थे आप, पोजीशन से भी इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ओबामा वाज नॉट सिटिंग इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन उस फोटोग्राफ में। तो अगर उस तरह का इंडिया का सिचुएशन रूम है, तो आई एम अज्यूमिंग कि प्राइम मिनिस्टर वुड बी इन द सिचुएशन रूम, वॉर चल रही है। तो वहीं से तो टेलीफोन पे डीजीएमओ से बात हो सकती थी, तो वहां से वो अनाउंस कर सकते थे। तो क्या इन्होंने फ़ोन उठा के ट्रम्प को बोला भाई सीज़ फायर हो गया एंड देन ट्रम्प अनाउंस्ड इट, राइट? इ और वाज़ रूबियो ऑन द लाइन जब डीजीएमओ की बातचीत हुई? ये सारे सवाल है ना, इसके जवाब नहीं है पब्लिक में, और इसके जवाब नहीं होना इज़ नथिंग सीक्रेट, इट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। जैसा अब हम आप बात कर रहे हैं, अब चंद हज़ार लोग सुनेंगे, उनके दिमाग में भी अगर वो अपने दिमाग
ओपन माइंड से अगर सुन रहे हैं, देन दे विल अंडरस्टैंड कि यस दिस क्वेश्चन नीड्स एन आंसर एज टू हाउ डिड ट्रम्प नो and how did he announce first. So I'm not very happy with the transparency of this government at all. Democracy की बहुत बातें करते हैं, but they're not very democratic. और they need fresh ideas, they need fresh blood. एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है कि doing the same thing over and over again and expecting different results is the definition of insanity. कि अगर फॉरेन पॉलिसी देखिए, या तो मैसेंजर में गड़बड़ है या मैसेज में गड़बड़ है. It is not landing, right? So that is the big question. मतलब it is not just a failure with डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये फेलियर इवन ब्रिक्स में है. ब्रिक्स के पार्टनर्स ने भी पाकिस्तान को अगस्त 12 को जो मीटिंग हुई, आई डोंट नो वेदर आप उसको उसके ऊपर शो किए हैं या नहीं, जो काउंटर टेररिज्म की जो मीटिंग इस्लामाबाद में हुई, तो अमेरिका का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया. तो देखिए जी आप जब जी हाँ, जी जब से झगड़ा शुरू हुआ है, ये पंगा शुरू हुआ है, जो अमेरिकन ट्रेड नेगोशिएटर्स इंडिया आने वाले थे वो नहीं आए. लेकिन एक नया डेवलपमेंट हो गया जो पाकिस्तान अमेरिका के बीच में जो डायलॉग हो रहा, तो उसकी जो स्टेटमेंट है, उसमें अगर आप देखें, दे हैव टॉक्ड अबाउट द जाफर एक्सप्रेस और ये कहा कि पाकिस्तान इज़ अ सोर्स ऑफ बैटल और पीस इन द रीजन. ना पहलगाम का कोई ज़िक्र, ना ऑपरेशन सिंदूर का कोई ज़िक्र. दोज़ आर फेलियर्स ऑफ इंडियाज़ डिप्लोमेसी. कि अमेरिका इस्लामाबाद जाए, काउंटर टेररिज्म की बातें करे दिन भर और पहलगाम का ज़िक्र ना करें, दैट इज़ अ फेलियर. मतलब इट्स सपोज्ड टू बी इंडियाज़ स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर ना. अगर चाइना इंडिया से बात करता है दिन भर टेररिज्म के बारे में या क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़, तो क्या वो इंडिया के साथ जाफर एक्सप्रेस का इश्यू नहीं उठाएगा? एससीओ में तो उठ गया था ना. सो दैट इज़ अ क्वेश्चन टू आस्क डॉक्टर जयशंकर कि भाई, इज़ योर डिप्लोमेसी स्टिल इफेक्टिव? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है टू चेक एंड आस्क डॉक्टर जयशंकर कि आपकी डिप्लोमेसी की क्या जो है वो पोजीशन है. डॉक्टर साहब, ये जो अभी अमेरिका के अंदर मुलाकात हो रही है ट्रम्प साहब की और पुतिन साहब की, व्हाट डू जी. यू मेक ऑफ दैट? आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो इंडिया के मामलात बेहतर हो जाएँगे? या तो खराब होंगे. आपको ये लगता है कि ये चीज़ें खराब ही रहेंगी? और तीसरा, या आपको ये भी लगता है क्या कि देयर इज़ सम डॉक्ट्रिनल शिफ्ट इन अमेरिकन पर्सपेक्टिव ऑन इंडिया? इस पे भी ज़रा. तो मैं एक इंडिया में एक शो है कॉल्ड द लल्लन टॉप, आपने शायद देखा होगा. तो दी लल्लन टॉप पे ये सारे मुद्दे को हमने डिस्कस किया था कल. और एक बहुत ही सीनियर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी विवेक काटजू है उनका नाम. ही वाज देयर ऑन द शो. बहुत ही मोतबर और बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं वो. एंड ही राइट्स अ लॉट आई थिंक ऑन इंडिया पाकिस्तान इश्यूज पे भी लिखते हैं वो. इवन या पाकिस्तान के अखबारों में भी उनका आर्टिकल आया हुआ है. मतलब ही इज़ हाँ, वेरी लर्नेड पर्सन. या हाँ, तो उन्होंने एक मतलब ही मेड अ वेरी रियलिस्ट आर्गुमेंट कि इट डज़ नॉट मैटर हू इज़ इन चार्ज. जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के, और फॉरेन पॉलिसीज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनल इंटरेस्ट. अ, इट इज़ नॉट एंटायरली ट्रू. मतलब जो बाइडेन ने वही ट्रेड डेटा देखा एंड ही बिहेव डिफरेंटली विद इंडिया, और ट्रंप ने वही ट्रेड डेटा देखा और उसने टैरिफ 25% लगा दी. So you can say that there is a difference that an individual makes, but overall जो broad perspective है वो सही है. जो national interest है वो बदलते नहीं है ट्रंप के आने से या ट्रंप के जाने से. तो इंडिया के लिए फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव एक सीरियस सवाल ये है कि कैन वी ब्लेम द एंटायर deterioration of US India relations on Trump? And अगर आंसर ज़रा भी नो है, then there is a source of worry. और वरी ये है कि इज़ इट पॉसिबल कि अमेरिका हैज़ डाउनग्रेडेड इंडिया की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस? ये सवाल उठता है.
क्या इंडिया अब उतना अहमियत न इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज इट यूज्ड टू बी। ठीक है, जब मैं इंडिया से एमबीए करके निकला था मुझे बहुत जॉब्स मिलते थे इंडिया में। तो मैंने सिर्फ 3 साल इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में बात की, हर साल जॉब बदली, डबल ट्रिपल तनख्वाह की, और फिर अमेरिका आ गया मैं। तो मेरा एक सबॉर्डिनेट हुआ करता था, पंचाल नाम था उसका। तो उसने मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी थी। ही सेड बच्चू, तुम अभी यंग हो, और जब लोग तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारे पोटेंशियल को देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। इंजीनियर भी हो, एमबीए भी हो, स्मार्ट हो, और अच्छा बोल लेते हो, तो दे आर लुकिंग एट योर पोटेंशियल एंड दे आर हायरिंग यू। लेकिन आज से 4-5 साल के बाद जब तुम दोबारा इंटरव्यूज में जाएंगे, दे आर नॉट जस्ट गोइंग टू लुक एट योर पोटेंशियल, दे आर गोइंग टू से कि पिछले 5 साल में तुमने क्या किया किसी कंपनी में। तो वो बेसिकली कह रहा था, डोंट जंप जॉब, स्टे इन अ कंपनी, डू सम गुड प्रोजेक्ट, फिर उस प्रोजेक्ट को लेकर तुम अब जंप करो, यू नो। हाँ, मैंने पिछले 5 साल में ये किया राइट। तो इंडिया का भी वैसे ही हो गया है कि दे आर लुकिंग बैक एट द क्वाड पार्टनरशिप एंड सेइंग व्हाट हैज इंडिया डन फॉर अमेरिका। मैं आपको गिना दे सकता हूँ अमेरिका ने क्या किया इंडिया के लिए। बहुत सारी चीज़ें की थ्रू क्वाड, शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, आईसीईटी के प्रोजेक्ट्स, जॉइंट मिलिट्री स्टार्टअप्स। अभी ये निसार को देखें जो प्रोजेक्ट हुआ है, उसमें $1.2 बिलियन नासा से आया है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू इंडिया दैट यू कैन सी कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन, राइट। ड्रोन्स भी, प्रेडेटर ड्रोन्स भी बेचे हैं, अगर आपको याद है, पिछले साल इंडिया ने खरीदे उनके साथ। So I think if the answer is that India is not bringing much to the table, then they will downgrade India, and I don't know that. मुझे नहीं पता कि उन्होंने डाउनग्रेड किया या नहीं, बट वो एक सवाल है जिसका डिस्कशन नहीं हो रहा इंडिया में और कहीं, मतलब यहाँ पे अदर्स अमेरिकन्स आर रेजिंग दैट क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अमेरिकन्स आर रेजिंग दिस क्वेश्चन कि मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो यूएसआईपी में हुआ करते थे, मार्की, डैनियल मार्की। डैनियल मार्की, या हाँ, तो डैनियल मार्की करण थापर पे थे, तो वहाँ पे ये सवाल उठा कि एंड ही वाज, मतलब डैनियल मार्की क्योंकि रह चुके हैं गवर्नमेंट में, ही हैज फ्रेंड्स इन द गवर्नमेंट, सो ही हैज थोड़ा इनसाइडर इंफॉर्मेशन जो मेरे पास नहीं है, यू नो। तो डैनियल मार्की का जो जवाब था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने 2 नई चीज़ें कहा। एक, कि जो फ़ोन कॉल था मोदी का विद ट्रम्प, वो एक्रिमोनियस था, ये लफ्ज़ यूज़ किया उसने। यानी इट वाज़ नॉट अ प्लेज़ेंट कन्वर्सेशन। टेंशन बहुत थी उस गुफ्तगू में। और जो दूसरी बात उसने की, ये करण थापर के शो पे आप लोग देख सकते हैं, मैं कुछ हवा से नहीं निकाल रहा हूँ ये बातें। दूसरी बात, ये सवाल भी उठा कि क्या देयर इज़ अ परसेप्शन कि इंडिया मे नॉट बी एज़ स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अनलाइक बाइडेन, डोनाल्ड ट्रम्प समझते हैं कि ही कैन नेगोशिएट। अगर वो पुतिन के साथ डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकते हैं, तो शी के साथ क्यों नहीं कर सकते? एंड इफ ही कैन डील विद शी डायरेक्टली, व्हाई डज़ ही नीड इंडिया? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये सीरियस मामला है ऑन फॉरेन पॉलिसी, जो मतलब मैं अपने हर शो में किसी ना किसी तरह से ऐसे सवाल उठाते रहता हूँ, लोगों से कहते हैं कि भाई दीज क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड एंड दीज क्वेश्चंस नीड टू बी डिस्कस्ड। और इसलिए, हालांकि शो पे ज़्यादा लोग देखते नहीं है, इसलिए भी बैन कर दिया है मुझे, बिकॉज आई रेज दिस क्वेश्चंस। मैंने नोटिस किया कि जो बड़े मीडिया चैनल है, कभी कभी दे पिक अप स्टफ फ्रॉम माय शो, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्वेश्चंस। कभी कभी मैं इंग्लिश हेडलाइंस देखता हूँ, दे आर 5-6 घंटे बाद आ रहे हैं मेरे शो के बाद, वो हेडलाइन इज द सेम। नॉट ओनली दैट, बट मेरी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में उनके लोग भी हैं। तो आई थिंक दैट इज व्हाई द चैनल वाज आल्सो ब्लॉक्ड कि ठीक है, इसको देखते नहीं है लेकिन इम्पैक्ट तो है। सवाल क्या, तो सो बट आई थिंक दो सीरियस क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड। वी आर प्रोवाइडिंग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए सोशल सर्विस बाय आस्किंग दोस क्वेश्चंस। बिल्कुल, सोशल सर्विस सही बात है, क्वेश्चंस तो करने चाहिए। एंड ऑब्वियसली द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो
होनी चाहिए उसकी वो नज़र आ रही है। बहरहाल डॉक्टर साहब, जस्ट लास्ट क्विक क्वेश्चन, डू यू थिंक एनी होप फ्रॉम पुतिन ट्रम्प मीटिंग, और डू यू बिलीव हाँ, कि ये बिल्कुल। सिग्निफिकेंस इसकी है या नहीं? क्या? सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा है। मतलब आपने इंडिया के बारे में पूछा था, आई फॉरगॉट टू आंसर। देखिए, अगर इस मीटिंग की वजह से जल्द सीज़फायर हो जाता है यूक्रेन और रशिया के बीच में, सो वन ऑफ द थिंग्स दैट विल हैपन इज़ रशिया के खिलाफ जो सैंक्शंस है, वो उसको कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि सेकेंडरी सैंक्शंस भी चले जाएँ और इंडिया के जो ऊपर जो 25% लगे हुए हैं, वो निकाल दें ट्रम्प इमीडिएटली एज़ पार्ट ऑफ हेल्पिंग रशियन इकोनॉमी के लिए। क्योंकि यूरोप को तो वो तेल जब तक नहीं बेचेंगे जब तक यूरोप सैंक्शंस नहीं हटाता अपने, राइट? लेकिन जो अमेरिका के सैंक्शंस है वो तो ट्रम्प हटा सकते हैं इफ ही गेट्स समथिंग फ्रॉम पुतिन के सीज़फायर की तरफ। मतलब अगर पुतिन कदम आगे बढ़ा लेते हैं और ज़ेलेंस्की डज़ नॉट इवन कॉम्पेंसेट या रेसिप्रोकेट नहीं भी करते हैं, तब भी ट्रम्प विल बी पॉजिटिव टुवर्ड्स रशिया। तो वहाँ पे इंडिया के लिए बहुत होप है। देयर इज़ अ स्मॉल चांस कि ट्रम्प इस मीटिंग से पुतिन से चिढ़ के निकले। सोचिए आप, मतलब 50+% चांसेस है ही इज़ गोइंग टू कम आउट वेरी हैप्पी और उसको पॉजिटिव स्पिन करे, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, राइट। तो बट देयर इज़ अ 10-15% चांस कि ही माइट कम आउट एंड से कि पागल हो गया है पुतिन। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, द मैन हैज़ चेंज्ड, ही इज़ गॉन क्रेज़ी, इसको कोविड हो गया था एंड सो ही इज़ नॉट द वे आई थॉट ही वाज़ एंड सो आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय रशियन इकोनॉमी एंड टैरिफ्स वो इंडिया के ऊपर डबल कर देगा। 25 के बजाय 50% कर दे, 100% कर दे ताकि तेल खरीदे ही नहीं। ये नैयरा नाम की जो कंपनी है जिस पे यूरोपियन सैंक्शंस लगे हैं, दे आर इन ट्रबल ऑलरेडी। वो तो इंडिया के मीडिया से अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स में जाके पढ़ें, तो पिछले 3-4 दिन से आर्टिकल्स आ रहे हैं नैयरा कंपनी जो ऑयल रिफाइनरी है दैट इट इज़ गेटिंग इंटू ट्रबल। तो यूरोपियन सैंक्शंस में अगर दम है तो सोचिए आप रशिया अमेरिकन सैंक्शंस में और कितना दम हो सकता है। बट दैट उसके चांसेस बहुत कम हैं। मतलब आई डोंट थिंक कि ट्रम्प इज़ गोइंग टू प्रूव कि ये मीट ट्रम्प मतलब ट्रम्प के इंटरेस्ट में है टू प्रोजेक्ट दिस मीटिंग एज़ अ सक्सेस इवन इफ इट इज़ अ फेलियर। क्योंकि या में काफ़ी क्रिटिसिज़्म होगा, भाई आपने पुतिन के लिए तो खाली मीटिंग इज़ एन अचीवमेंट ना। द वेस्ट ने पिछले 3 साल से उसको आइसोलेट करने की कोशिश की, पुतिन को, और अब देखें वो अमेरिका को आ रहे हैं। इस आई मीन सोचिए आप, अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने के अलावा अमेरिका में आके वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या अफ़ज़ाई हो सकती है? इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो रही है उनकी। सो ही हैज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पोज़ीशन नाउ। सो उनके लिए इट इज़ वेरी सक्सेसफुल फॉर पुतिन कि हमारा डिप्लोमैटिक आइसोलेशन नहीं है। पीपल आर टॉकिंग टू अस। लावरोव कल ही आ गए सुना मैं, और अभी चल रही है मीटिंग एज़ वी आर स्पीकिंग, 3 बजे शुरू हुई है, 1 घंटा पहले। सो वी विल सी वेयर द मीटिंग गोज़। और दिन भर का प्रोग्राम है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डिस्कशन। यूरोपियंस को तो इर्रेलेवेंट बता दिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने। पुतिन और ट्रम्प ने मिलकर दे हैव मेड यूरोपियंस इर्रेलेवेंट। दे मतलब उनको, कैन यू इमेजिन कि इट्स लाइक सेइंग कि आपके बाबा और आपके चीचा आपकी शादी की बात कर रहे हैं, आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं कोई। यू हैव नो से इन योर ओन मैरिज। वैसा हो गया है ना, यूक्रेन और यूरोप बैठ के देख रहे हैं, ये 2 बंदे जो ना तो यूरोप से है ना यूक्रेन से है, वो बैठ के डिसाइड कर रहे हैं यूरोप का और यूक्रेन का फ्यूचर क्या होगा। सो उसमें आपको इट दैट इज़ आल्सो एन इंटरेस्टिंग रेलेवेंस। ये जो डॉक्टर जयशंकर बार-बार कहते हैं ना, इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। इट इज़ नॉट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड होता तो यूरोप को नहीं छोड़ सकते थे बाहर, आउट ऑफ दिस मीटिंग। यूरोप कितना दबाव डाला ट्रम्प के ऊपर, सुबह-सुबह दे हैड अ वर्चुअल मीटिंग विद हिम कि ये मीटिंग ना करें, सीज़फायर माँगे, ये वो। दे आर जस्ट नॉट पेइंग अटेंशन टू देम, यू नो, बिकॉज़ दे डोंट हैव द पावर टू ब्लॉक दिस। अगर आप सोचिए कि यूरोप के पास पावर होता और वो धमकी देते डोनाल्ड ट्रम्प को कि अगर आप पुतिन के साथ बगैर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे तो हम आपके ऊपर 10% टैरिफ लगा देंगे।
बोल के देखिए, फिर देखिए ट्रम्प क्या करते हैं, यूरोप की ऐसी की तैसी कर देंगे। ही विल विथड्रॉ फ्रॉम नेटो, ही विल विथड्रॉ फ्रॉम नेटो, 100% टैरिफ लगा देंगे जवाबी। सो 2 मिनट में हवा टाइट हो जाएगी यूरोप की, राइट? हुँ, जिस तरह से उन्होंने टोटल सरेंडर किया ना यूरोप ने ड्यूरिंग द टैरिफ, 100% जीरो हो गया टैरिफ अमेरिकन गुड्स पर यूरोप में। उसके अलावा वो 750 बिलियन डॉलर का अमेरिकन तेल खरीद रहे हैं, 600 बिलियन डॉलर अमेरिका इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर 15% टैरिफ भी उनके ऊपर लग गई है उनके गुड्स पर। So so Europe is becoming more and more irrelevant. So there are lots of other मतलब कैवियाट्स कह सकते हैं जो इस मीटिंग से बाहर आ रहे हैं। इट शोज़ के इट इज़ स्टिल अ यूनिपोलर वर्ल्ड इन मेनी वेज़ with America on top, और Russia may not be a big economic power but still a big military power, वो साफ नज़र आ रहा है। और देखना आप, पुतिन मेरे ख़्याल से ज़ीरो कंसेशंस करेंगे डील में। बाय द एंड ऑफ इट, जो मैंने एक पूरा शो किया जिसमें पूरी तफ़सील से मैंने उनके सारे कंडीशंस लगाए, बहुत ही खतरनाक कंडीशन थे। वो ये भी कंडीशंस लगा रहे हैं कि रशिया विल डिसाइड कि यूक्रेन की फ़ौज कितनी बड़ी रहेगी और फ़ौज की क्या कैपेसिटी रहेगी। हुँ। ये भी उनके डिमांड्स हैं, सो ही डॉक्टर साहब डज़न्ट। जी, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो चीज़ है और वन लास्ट क्विक क्वेश्चन। जी। मोदी साहब ने आज स्पीच में कहा है कि हमारा कोई भी नुकसान ही नहीं हो सका, हमारा कुछ भी नहीं वो कर सके। कौन? तो ये आपको लगता है कि नाउ दे हैव सीमेंटेड द पोज़ीशन ऑफ डिफेंस मिनिस्टर और उन्होंने कहा है कि हमारा तो इस जंग में कोई नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान ने ये जो कहा है? देखिए, मेरा इसके लिए वही जवाब है कि इंडिया की जो मीडिया है वो ब्रेन डेड है, लकड़ी है, दिमाग नहीं है। 17 सिविलियन तो मारे गए ना भाई, पूंछ में। क्या उनको भूल गया? आर दे नथिंग? हुँ, 26 जो मारे गए थे सिविलियंस हुँ, पहलगाम में, उसके बेसिस पे ये जंग हुई। हुँ, और पहले ही दिन की जो फायरिंग जो पाकिस्तान ने की अक्रॉस द बॉर्डर, उसमें 17 लोग मारे गए। उसमें तो एक औरत थी जिसका शौहर हॉस्पिटल में था, वो शौहर से मिलने गई और उसको बोल नहीं सकी कि हमारे बच्चे ट्विन्स मारे गए, ठीक है? 17 लोग मरे, उसका कोई ज़िक्र नहीं। ये डायलॉग अजीत डोवल ने भी किसी यूनिवर्सिटी में जाके मारा था कि विंडो पेन भी नहीं टूटा। मतलब इट इज़ सो स्ट्रेंज, मतलब वो जो लोग परेशान हो रहे हैं कि 3 हवाई जहाज़ गिरे हैं, रफ़ाले गिरे हैं, ये उनके लिए है। नोबडी इज़ कन्विंस्ड, द ऑपोज़िशन इज़ ऑब्वियसली नॉट कन्विंस्ड। मैं अभी द वायर पे एक शो देख रहा था, तो उसपे वो पता नहीं किससे बात कर रहे थे, वरदराजन जो होस्ट थे। ही वाज़ सेइंग कि भई कोई प्रूफ़ नहीं दिया इंडिया के चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ़ ने कि हमने पाकिस्तान के जेट्स, ना किसी इंटरनेशनल मीडिया में। जो दूसरी चीज़ें जो पाकिस्तान ने की, इंडिया ने की, जैसा कि जो टारगेट्स उन्होंने टेररिस्ट कैंप्स को हिट किए, कहा, और फिर उसके बाद जो एयर बेसेस को मारा, तो उसमें आपने देखा न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह सैटेलाइट इमेजरी लगाकर दे हैव कन्फर्म्ड सम ऑफ दोज़ हिट्स। बट इसका तो कोई ज़िक्र ही नहीं। और वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे थे वो साहब, ही सेड कि पाकिस्तान में मीडिया डिसिप्लिन नहीं है ना? जिस तरह से मैंने वेंट्रोलोकिज़्म का मिसाल दिया ना कि मीडिया तो ब्रेन डेड भी है और मुक्की भी है। आवाज़ आती है प्राइम मिनिस्टर से, ऑफ़िस से, इनके मुँह से निकलती है। पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी भी नहीं है। लोगों ने फ़ोटोज़, आपको याद है जब ये साहब क्या कह रहे थे, मेजर गौरव आर्या ने कहा था कि कराची पे कुछ हो गया वगैरह, तो लोग वीडियोस लगा रहे थे पाकिस्तान से ना सोशल मीडिया पर। एक्स पर काफ़ी देख रहा था मैं, वीडियोस लग रहे हैं पाकिस्तान से। तो वो साहब कह रहे थे अगर कि 5-6 हवाई जहाज़ अगर गिरते वगैरह तो कोई ना कोई पाकिस्तानी ही लगा देता सोशल मीडिया पे वीडियो लेकर कि देखो यहाँ पे डिबरी मिली मुझे, यहाँ पे एक हवाई जहाज़ का गिरा हुआ चीज़ मिल रहा, या कुछ ना क्या इस तरह का। सो ही वाज़ सेइंग कि पाकिस्तान से भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन। और बास एक केस में इंडिया हैज़ एक्चुअली यूज्ड पाकिस्तानी पब्लिक के वीडियोज़ टू प्रूफ कि हमने ये टारगेट हिट किया है। मैं भूल गया वो कौन-सा टारगेट था। खुद इंडियन एयर फोर्स ने कहा कि वी डिडंट हैव आवर ओन information but we have evidence from Pakistani social media कि we hit this particular target। वो धुआँ वगैरह के वीडियोज़ जो लग रहे थे ना, जो इस्लामाबाद के लोगों ने लगाए थे, नूर खान के बेस से जो धुआँ आ रहा था, तो पीपल वर शोइंग दोज़ वीडियोज़ सोशल मीडिया।
तो आई एम नॉट वेरी श्योर कमर साहब के ये दिस इज वेरी गोइंग। आई कैन टेल यू दिस मच, अगर पहले दिन ये कह देते कि हाँ वी हैड दिस एनकाउंटर, वी हैड दिस लॉसेस, लेकिन हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को हमने पहले तबाह कर दिया और फिर उनके एयर बेसेस को मारा है, हमने उस एयर बेस को भी मारा, सियालकोट में शायद जहाँ पे आपके F-16 पार्क होते हैं, हमने उस एयर बेस को भी मारा जिसके करीब आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, नूर खान। देन इट वुड हैव बीन वेरी क्रेडिबल इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली। देखिए, दे ऑफन से ना कि द कवर अप इज़ वर्स देन द क्राइम। तो इंडिया के साथ भी वही हो गया, ये जो कवर अप करने गए ना ये, मतलब इट इज़ नॉट अ बिग डील। मतलब इंडिया के, आपको याद है जब पहला जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो एक फौजी, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द 2 वुमेन, जो 2 मर्द ने किए थे ऑपरेशन सिंदूर सीज़फायर के बाद, तो उसमें जब सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि बैटल में लॉसेस तो होते हैं, राइट? दैट वाज़ द फर्स्ट आंसर ऑफ द इंडियन आंसर, और उस तरह के जवाब बाद में भी आते रहे हैं कि सीडीएस ने भी कहा कि यस, द क्लेम के 6 पाकिस्तान ने 6 जहाज़ गिराए वो गलत है। बट ही डिडंट से कि ज़ीरो है। देन ही सेज़ कि वी मेड मिस्टेक्स इन द फर्स्ट टाइम एंड देन वी करेक्टेड इट। ये जो चौहान साहब थे, जो सीडीएस चौहान साहब, उन्होंने सिंगापुर में जो बयान दिया, तो उसके बाद से द इंडियन मिलिट्री केप्ट सेइंग कि वी हैव लॉस। इंडोनेशिया में भी कहा गया एंड ही एक्सप्लेन्ड व्हाई द लॉसेस हुए, कि उनके पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से। तो अब ये सडनली मुझे लगता है कि जाते-जाते इंडिया के एयर चीफ मार्शल ने अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से डुबा दी। आई एम विलिंग टू बेट उनको बहुत ज़बरदस्त जॉब मिलने वाला है आफ्टर रिटायरमेंट। किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर या किसी स्टेट के वो गवर्नर बनने वाले हैं। बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है सर। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं साउथ एशिया में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी प्रोफेसर मच। खान साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।